नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने हिंदी गद्य विधाओं में संस्मरण, रेखाचित्र और जीवनी इनका अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम आत्मकथा के बारे में पढ़ेंगे। आत्मकथा क्या होती है? तो आत्मकथा का सामान्य अर्थ है कहानी लेखक की जुबानी या अपने बारे में स्वयं कही गई या लिखी गई बातें। तो साहित्य में ऐसी पुस्तक जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने जीवन की सभी मुख्य बातों का वर्णन किया हो, इसे आत्मचरित्र भी कहेंगे। तो इसका अंग्रेजी में जो पर्यायवाची होता है वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो कोई भी व्यक्ति आत्मकथा अपने जीवन के उत्तरार्ध के अंतिम भाग में लिखता है। तो उस समय जीवन की जो संपूर्ण घटनाएं हैं वैसे तथ्य उसके सामने नहीं होती हैं, तो उनके संस्मरणों के सहारे स्मृति पटल पर अंकित करके आत्मकथा का सृजन वो करता है। तो इसलिए आत्मकथा को हिंदी गद्य साहित्य की एक संस्मरणात्मक विधा भी कहा गया है। संस्मरणात्मक होने पर भी ये संस्मरण नहीं है, ये उससे एक अलग विधा है। हिंदी साहित्य की आधुनिक नवीन विधाओं में आत्मकथा गद्य की प्रमुख विधा मानी गई है। तो हिंदी में आत्मकथा लेखन की परंपरा जो है अन्य भाषाओं की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में है, अल्प मात्रा में है। तात्विक विवेचन और यथार्थ की प्रधानता के कारण अन्य विधाओं से अधिक पुष्ट और एक प्रामाणिक विधा मानी गई है। तो स्वयं अपने बीते हुए जीवन का व्यवस्थित और क्रम के अनुसार वर्णन करना आत्मकथा को जन्म देता है। तो आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ हुआ अपनी कहानी। तो आत्मकथा ऐसी जीवन कथा है जो उसी व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है जिसके जीवन व्रत का वर्णन है वो अभिष्ट है। इसे आत्मचरित्र भी कह सकते हैं या आत्मचरित्र भी कहा जाता है। तो इसमें लेखक के अपने गुण और दोष और दुर्घटनाएं और सुरघटनाएं इनका वर्णन निष्पक्ष भाव से वो उसमें करता है। तो व्यक्तिगत जीवन की जो घटनाएं हैं उनका सुखात्मक और दुखात्मक चाहे वह कैसी भी हो उनका वास्तविक रूप में वर्णन करना आत्मकथा कहलाती है। तो जो प्रथम आत्मकथा है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो आत्मकथा का साहित्य है वो लगभग 400 वर्षों पुराना है। तो सबसे प्राचीनतम जो आत्मकथा है वो बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई सन 1641 ईस्वी में और उसका नाम था अर्धकथा। तो इस विषय में संपादक ने क्या कहा वो हम देखते हैं कि कदाचित समस्त आधुनिक आर्य भाषा साहित्य में इससे पूर्व कोई आत्मकथा नहीं है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने भी आत्मकथा लेखन का प्रारंभ जो है कहाँ से माना? बनारसी दास जैन की जो आत्मकथा है अर्धकथा जो 1641 में लिखी गई उसको माना। इस आत्मकथा में अकबर के समय के परिवेश का वास्तविक चित्रांकन हुआ है और पद्यबद्ध होने के कारण इसे प्रथम आत्मकथा श्रेय नहीं दिया जा सकता। उसके बाद कुछ दिनों तक आत्मकथाएं लिखी भी नहीं गई थी। गद्य की अन्य विधाओं की भांति जो आत्मकथा है वो भारतेंदु युग में ही मानना श्रेष्ठ होगा और भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम आत्मकथा लेखक या कुछ आप बीती कुछ जग बीती प्रथम आत्मकथा कई विद्वानों ने उसको माना है। तो उसके बाद सबसे पहले हम भारतेंदु युग की जो आत्मकथाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे और अधिकतर विद्वानों ने प्रथम कथा लेखन का जो श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही दिया था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस नाम से एक आत्मकथा लिखी अपनी। तो उनकी युवा अवस्था की जो रोचक काव्यात्मक घटनाएं हैं वो उसमें प्रस्तुत की गई है, लेकिन ये जो आत्मकथा है वो पूर्ण नहीं रही और वो अपूर्ण ही रह गई, पूर्ण नहीं कर पाए वो उसको। उसके बाद पंडित अंबिका दत्त व्यास, तो ये हरिश्चंद्र के समकालीन ही आत्मकथा लेखक थे। इन्होंने निज वृतांत नामक आत्मकथा लिखी है। उसके बाद आत्मकथा लेखकों में है सत्यानंद अग्निहोत्री,
इनकी आत्मकथा है मुझ में देव जीवन का विकास। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद, इनकी आत्मकथा का नाम था कल्याण पथ का पथिक। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के प्रथम और प्रमुख साहित्यकार हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका में अपनी अधूरी कहानी नाम से आत्मकथा प्रकाशित करवाई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा क्या है? अधूरी कहानी। उसके बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास, ये हैं। तो श्याम सुंदर दास की जो आत्मकथा है वो है मेरी आत्मकहानी, जो सन 1941 में प्रकाशित हुई। इसके विषय में हरदयाल जो है, डॉक्टर हरदयाल, उन्होंने कहा है कि श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी सन 1941 में प्रकाशित हुई। ये बड़ी सुगठित और एक समृद्ध आत्मकथा है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने पद्यमय आत्मकथा लिखी और मुंशी प्रेमचंद ने मेरी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी अपनी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजनीतिक आत्मकथा लिखी। फिर भाई परमानंद, इन्होंने आप बीती नाम से अपनी आत्मकथा का प्रकाशन करवाया। और रामविलास शुक्ल ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना, ये अपनी आत्मकथा का शीर्षक रखा। तो वास्तव में सभी आत्मकथाएं मात्र लेखकों के जीवन व्रत को ही उजागर नहीं करती है, बल्कि उनकी जो तत्कालीन परिवेश है, सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सब का चित्रण उसके अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखेंगे स्वातंत्र्योत्तर युग जो है उसमें कौन कौन सी आत्मकथाएं लिखी गई, क्योंकि इस युग तक आते आते आत्मकथा बहुमुखी हो गई। स्वाधीन भारत की चिंतन प्रणाली में परिवर्तन आ गया। इस युग की प्रथम आत्मकथा लिखी थी यशपाल ने। तो यशपाल की जो आत्मकथा है उसका शीर्षक था सिंहावलोकन। तो इसमें क्रांतिकारियों की आत्मकथा की मार्मिक रूप से उसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद है पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिन्होंने अपने 20 वर्षों की कथा को निष्पक्ष लेकिन कलात्मक ढंग से प्रतिपादित किया। फिर है सेठ गोविंददास, इन्होंने 3 भागों में आत्मनिरीक्षण नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। फिर है आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इन्होंने मेरी आत्मकहानी नाम से इन्होंने लिखा। फिर है वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने अपनी कहानी नाम से आत्मकथा लिखी। उसके बाद इधर एक दशक में सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने 4 खंडों में प्रकाशित की है। तो उसमें जो प्रथम खंड है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद दूसरा उसका जो खंड है वो है नीड़ का निर्माण, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो बच्चन ने इन्हें स्मृति यात्रा यज्ञ नाम दिया और उनके बारे में, उनके विषय में भी कहा जाता है कि इसमें उनका प्रारंभिक जीवन, संघर्ष, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर के अनेक संदर्भ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उनके जो अनुभव हैं, कैम्ब्रिज से डॉक्टरेट करके लौटने के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी उपेक्षा हुई, उनकी अनुपस्थिति में उनके परिवार का असुरक्षित अनुभव करना और इलाहाबाद रेडियो स्टेशन पर हिंदी प्रोड्यूसर का उनका अनुभव है और विदेश मंत्रालय में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये हिंदी में एक रूप में राजनयिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उनके जो प्रयास हैं और सचिवालय के सचिवों की जो मानसिकता है और वहाँ से अवकाश लेने के बाद में उनका जो जीवन का अनुभव है, एक उपन्यास की रोचक शैली में जीवंत होकर के वो साकार हो उठा। तो इस स्मृति यात्रा यज्ञ में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का हिंदी भाषा और साहित्य का पूरा संघर्ष दिखाया गया है। तो इस आत्मकथा में संस्मरण, यात्राव्रत, कविता, साक्षात्कार, नरेशन, अनेक विधाएं और शैलियां जो है उसमें वर्णित की गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि लेखक के आत्मस्वीकार का साहस। और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसके बारे में धर्मवीर भारती ने भी लिखा है कि हिंदी में अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी से, साहस के साथ और सद्भावना से कह देना
ये पहली बार हुआ है। उसके बाद डॉक्टर देवराज उपाध्याय, उनकी आत्मकथा है यौवन के द्वार, और राजकमल चौधरी, इनकी आत्मकथा है भैरवी तंत्र। उसके बाद आता है साठोत्तरी युग। तो इस युग में डॉक्टर रामविलास शर्मा, घर की बात रामविलास शर्मा की जो विस्तृत आत्मकथा है, तो ये जो आत्मकथा है घर की बात, इसमें वैज्ञानिक विवेचन कम है और मानवीय संबंधों का चित्रण अधिक किया गया है। तो इसमें कई पीढ़ियों के लेखक और वार्ताकार को शामिल किया गया है। उसके बाद है शिवपूजन सहाय। तो मेरा जीवन आत्मकथा में उन्होंने शिवपूजन सहाय के जो व्यक्तिगत जीवन है उसको प्रकट किया गया है, और उसके साथ साथ अनेक साहित्यकारों, साहित्यिक घटनाओं और विभिन्न संदर्भों का प्रामाणिक दस्तावेज भी पाठकों के सामने उपस्थित हो गया है। फिर है कन्हैयालाल मिश्र। तो तपती पगडंडियों पर पद यात्रा में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के तेजस्वी, सैद्धांतिक और कर्तव्यपरायण व्यक्तित्व के अनेक पक्षों को उद्घाटित किया गया है। उसके बाद नाम आता है साठोत्तरी युग में फणीश्वरनाथ रेणुका। तो इनकी आत्मकथा आत्मपरिचय है। जिन्होंने अपने जीवन और रचना संघर्ष को एक स्वाभाविक ढंग से उसमें वर्णन किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी आत्मकथा, अर्धकथा लिखी, जिसमें उनके जीवन का अर्ध सत्य अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने लिखा है कि यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है, अर्थात जो 3 खंडों में मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक आंतरिक जीवन का प्रश्न है, ये मेरा अपना है, तो आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। तो उन्होंने जो अपने जीवन के बाहरी पक्ष है उसका वर्णन उसके अंतर्गत किया है, जैसे साहित्यिक जीवन का उसमें वर्णन उसमें किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी आत्मकथा, अर्धकथा में वास्तव में आधे अधूरे सत्य को ही उद्घाटित किया। तो जीवन की गोपनीयता या जो रहस्य है उसका उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है। फिर है अमृतलाल नागर। तो इनकी आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। तो आत्मकथा की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि मैं पत्थर पर उकेरी गई ऐसी मूर्ति हूँ जो कहीं कहीं छूट गई हो। तो वास्तव में इसमें कथा रस जो है वो भरा हुआ है। इस आत्मकथा को आधुनिक जागरण का जीवंत इतिहास कहा जा सकता है। उसके बाद है रामदरस मिश्र। तो इनकी आत्मकथा सहचर है, समय के नाम से प्रकाशित हुई है यह 4 भागों में। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ, टूटते बनते दिन, उत्तर पथ में लिखी गई है। तो इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ग्रामीण परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकलकर संघर्ष करने वाले अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, और लक्ष्य की खोज में एक साहित्यकार सांसारिक अनुभव को अपनी व्यापकता में समेटे हुए ऐसा दिखाई देता है जैसे आधा भारत ही उसमें सिमट करके सजीव हो उठा है। तो डॉक्टर रामदरस मिश्र की जो आत्मकथा है सहचर, उसके बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने लिखा कि इसमें रामदरस मिश्र ही नहीं, आज की पूरी साहित्यिक पीढ़ी है, बनते बिगड़ते गांव हैं जिनका रस सूख रहा है, उभरते हुए नगर हैं जिनमें मनुष्यता मर रही है, सैकड़ों सामान्य लोग हैं जिनके रोजी रोटी के लिए किए जाने वाले जो संघर्ष है उनके भीतर संवेदना और सहानुभूति की तरल धारा आज भी प्रभावित हो रही है। तो सचमुच ये आत्मकथा आज के भारत के सामान्य आदमी के जीवन का दस्तावेज है। तो ये सब जो आत्मकथाएं हैं, इनके अलावा अनेक आत्मकथाकारों की आत्मकथाएं जिनमें स्वतंत्र रूप से छपाने की क्षमता नहीं है, तो वे आत्मकथाएं हैं जो सारिका नामक पत्रिका के गर्दिश के दिन नामक स्तंभ में प्रकाशित होती रही है।
तो ऐसी आत्मकथा लेखकों में सबसे पहले नाम आता है भीष्म साहनी का। फिर है राजेंद्र यादव, कामता नाथ, दूधनाथ सिंह, तो इनके नाम उल्लेखनीय हैं, तो जिनकी संघर्षपूर्ण आत्मकथाएं प्रकाशित हुई है। तो इनको आत्मकथ्यपूर्ण आत्मकथा की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसमें आत्मकथा लेखकों का विभिन्न व्यक्तित्व, अपना भिन्न भिन्न मिजाज व्यक्त हुआ है। तो हिंदी आत्मकथा साहित्य अपने को समृद्ध नहीं बना सका, तो भविष्य में क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कुछ आलोचकों का ये एक भ्रम है कि हिंदी माध्यम को अपनाकर लिखने पढ़ने वाले जो पंडित हैं, विद्वान हैं और जो मनीषी हैं वो गौरवशाली नहीं हो सकते। लेकिन कबीर, तुलसी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र, इनके व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जांचा परखा नहीं गया है। तो क्या ये हिंदी माध्यम नहीं थे या हिंदी लिखने पढ़ने वाले नहीं थे? तो इस प्रकार आज इस इकाई को पढ़ने से आप इस तथ्य से अवगत हो पाए कि आत्मकथा साहित्य आधुनिक युग की उपज है। फिर भी प्रश्न ये आता है कि आत्मकथा साहित्य मध्यकाल तक क्यों नहीं प्रचलित रूप में लिखा जाता था? तो हमें पता है कि मध्यकाल तक के साहित्य में लेखक अपने बारे में कम से कम लिखता था। तो बहुत हुआ तो आत्मा अनुभूति और समाज अनुभूति की प्रक्रिया में लेखक पंक्ति में अपना नाम लिख देता था। तो अपनी जाति, कुल, वंश, परंपरा, इसके बारे में वो जिक्र कर देता था, लेकिन वो आत्मकथा नहीं कहलाएगा। तो आत्मकथा तो संपूर्ण समाज की गतिशीलता के बीच में लेखक द्वारा अपनी भूमिका की तलाश का एक प्रयास कहा जा सकता है। तो आत्मकथा के नाम पर मध्यकाल में भी आत्मकथा मिलती है, लेकिन जिस आधुनिक आत्मकथा साहित्य की यहाँ बात की जा रही है वो मध्यकाल में असंभव था। तो आत्मकथा के मूल में आत्म प्रकाशन की भावना मूल रूप में रहती है। हम जानते हैं कि पूंजीवादी विकास क्रम में व्यक्तिगत के प्रकाशन पर बहुत बल दिया जाने लगा था। तो पूंजीवाद के विकास से पहले अपने बारे में कुछ बोलना या लिखना एक अहंकार का सूचक समझा जाता था। तो आधुनिक युग में सामाजिक जीवन की गतिशीलता की जो प्रक्रिया है उसमें एक दूसरे को अपने अनुभवों से लाभ देने की भावना ने आत्मकथा साहित्य के एक प्रेरक के रूप में काम किया। आज समाज से निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, तो व्यक्ति की निजी जो अनुभूतियां हैं सामाजिकता के स्पर्श से वो सामाजिक संपत्ति बन जाती है। तो बच्चों, गद्य साहित्य की जो प्रमुख विधाएं हैं उनके बारे में जब हमने संक्षिप्त रूप में अध्ययन किया था पहले, तो आपने आधुनिक गद्य विधाओं की जो उत्पत्ति है उसकी पृष्ठभूमि को समझा, उस समझने का प्रयास किया। तो उसी क्रम में आत्मकथा साहित्य की पृष्ठभूमि को भी समझने का आपने प्रयास किया। तो आत्मकथा साहित्य आधुनिक काल में ही क्यों लोकप्रिय और प्रतिष्ठित हुआ, तो इस प्रश्न के उत्तर में हम इसके उत्तर से भी परिचित हो गए। तो अब आत्मकथा का जो साहित्य है उसके बारे में हम संक्षिप्त में थोड़ा अध्ययन कर लें। तो हिंदी साहित्य की जो पहली आत्मकथा है मध्यकाल में लिखी गई, जो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है अर्धकथानक, उसको हिंदी की पहली आत्मकथा होने का गौरव प्राप्त है और 1641 में ये लिखी गई थी। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि 16वें 98वें संवत अगन मास, तो इसमें कृति में लेखक ने रचना काल का उल्लेख किया है इसके माध्यम से। तो सोमवार तिथि, पंचमी, शुक्ल पक्ष, प्रगास। तो कृति के नामकरण के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि इसका नाम अर्धकथानक क्यों रखा गया, जो पहली आत्मकथा है, क्योंकि तब मनुष्य की उम्र 110 वर्ष लगभग मानी गई, इसलिए इसकी आधी यानी 55 वर्ष का विवरण उस कृति में दिया गया है।
तो ग्रंथ का नाम अर्धकथानक सार्थक हुआ। अपनी कृति की भाषा को लेखक ने मध्य देश की बोली का है। तो रचना की भाषा का मूल ढांचा ब्रज भाषा का है, जिससे खड़ी बोली का पुट भी दिया गया है। तो अर्धकथानक जो है वो 675 छंदों में समाप्त हुआ है। तो अर्धकथानक का प्रधान छंद चौपाई और दोहा है। आत्मकथा में ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया गया है तो जो इतिहास की पूर्ति कर पाने में सक्षम है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने आत्मकथा के बारे में पढ़ा, जो कि उसमें मुख्य रूप से स्वातंत्र युग और साठोत्तरी युग की जो आत्मकथाएं हैं, जो आधुनिक आत्मकथाएं हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।